अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस जीजू डायलॉग में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के डायलॉग की सीरीज है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। इस सीरीज के अंदर आज का जो इवेंट है, इसमें हमारा टॉपिक है पाकिस्तान डेट प्रॉब्लम and the policy rate impact. This is actually inspired by the posts I have been reading on various forums. और इशू जो बेसिकली जो हमें परेशान, इससे इशू के ऊपर जाने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द पार्टिसिपेंट्स. आई हैव विद अस Dr. Atiq Rahman from he will be introducing himself, and then Dr. Aqil Beg Saab. जी, Atiq Saab, आप अपना brief introduction. Thank you very much. I am Dr. Atiq Rahman, and currently I am working as Associate Professor and Director at the Kashmir Institute of Economics, University of Azad Jammu and Kashmir. And before joining the University of Azad Jammu and Kashmir, I have been working at Pakistan Institute of Development Economics, and before it I was working in International Islamic University. My area of interest is econometrics and monetary economics. Thank you. Econometrics and जी सर, environmental. जी, अकील बेग साहब. जी, अकील बेग, डॉक्टर अकील बेग, मिर्जा अकील बेग basically. I'm working at IOBM since 2 decades. At the moment, I'm looking after the Department of Economics also, and I have been teaching in other institutes also prior joining IOBM. And my main research interests are in the areas of monetary economics and development economics, and I have been teaching econometrics for quite a long period now. That's it, sir. अच्छा, शुक्रिया. हाँ, अच्छा, अब आज का जो हम जिस इशू पे बात करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान का डेट प्रॉब्लम है. और इस डेट प्रॉब्लम के अंदर पॉलिसी रेट का क्या इम्पैक्ट होता है, ये स्पेशली इम्पोर्टेंट हो गया है पिछले चंद साल से, क्योंकि हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो हमारी रेवेन्यू का, अब ये तो आप लोग एक्सपर्ट्स हैं बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ 70-80% या उससे ज्यादा शायद हमारे एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंडिचर जो है उसका 70-80% ये शायद है. तो पहले ये मुझे जो डेट सर्विसिंग है वो हमारे एक्सपेंडिचर का 70-80% है. ये इसके ऊपर जरा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप दोनों से मेरी गुजारिश होगी कि आपके नजदीक डेट प्रॉब्लम क्या है. जो हमारा बैरूनी कर्जा है ये 1990s से ये आप कह सकते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कि ये अनसस्टेनेबल लिमिट में जो है अब कंफर्म हो गया कि ये अनसस्टेनेबल हो गया. और ये बहुत लंबा अरसा है. अब हम 22 में बैठे बात कर रहे हैं, तो तक वी आर इन द 4th decade, लेकिन द प्रॉब्लम हैजंट बीन रिजॉल्व. इसलिए कि लॉन्ग टर्म जो है सोल्यूशन की तरफ जाने के बजाय नॉर्मली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं इन्होंने डे टू डे मैनेजमेंट और वेरी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जरूर अडॉप्ट किए हैं. और इसका रिजल्ट ये निकला है कि कर्ज लेकर कर्ज अदा करने की पॉलिसी ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हमारा इस वक्त जो बजट डेफिसिट है वो तकरीबन 4,500 के करीब प्रोजेक्ट किया गया है, मगर और इसमें से 4,000 के करीब हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है. और उसमें अलार्मिंग फिगर ये है कि इसका तकरीबन 90% डोमेस्टिक जो है हमारे डेट के ऊपर इंटरेस्ट है. तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज द लूजर इन द गेम ऑफ दिस बलूनिंग ऑफ फॉरेन डेट. और इसमें से लूजर इज द मासेस. जो लूजर्स हैं दे आर द मासेस एंड द स्टेट, मगर जो विनर्स हैं वो भी चंद लोग हैं, वो भी हमारे ही दरमियान हैं. कि वो लोग हैं कि जिन्होंने
वो सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स परचेज किए गए हैं जिन पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इससे ये भी मालूम हो रहा है कि हम जो हमारा डेट सस्टेन करने में और या उसका बर्डन कम करने में नाकाम रहे हैं। बेसिकली उसके अंदर जो अहम बात है वो ये कि पॉलिसीज जो बना रहे हैं वो उन पॉलिसीज के विनर हैं, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट में हम जो है अगर हम 90% जो है हमारी इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि बहुत बड़ा शेयर हो चुकी है हमारे बजट का, अगर वो डोमेस्टिक जो है अपना क्रेडिटर्स को जा रही है, तो यही वो क्लास है कि जो बॉन्ड परचेज कर रही है, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल पेपर्स ले रही है और इस इंटरेस्ट का फायदा उठा रही है, और मगर स्टेट इसकी कीमत अदा कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से एक लेसन मिलता है कि जो प्रो एलिटिस्ट पॉलिसीज को अगर खत्म किया जाए, या दूसरे अल्फाज में शिकागो स्कूल ऑफ थॉट से आगे निकल के देखा जाए, तो शायद हम किसी जो है ना अपना परमानेंट या सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरफ चले जाएं। इकोनॉमिक्स में चीजें परमानेंट नहीं होती हैं, एटलीस्ट हम उन्हें सस्टेनेबल करने की कोशिश करते हैं, जो कर सकते हैं। जी सर। जी अतीक साहब, आप इस दौरान में अपनी आवाज को जरा देखिए। हाँ अतीक साहब, आप जरा जी। अच्छा, मैं जरा कुछ स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल 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 कीजिए जी। इज इट विजिबल टू यू? जी जी, वेरी ओके, नाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रेजेंट हियर। दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ आवर बजट डॉक्यूमेंट, जो आपको एक्सपेंडिचर्स की समरी बतला रहा है। इसमें आप ये देखें, द टोटल करंट एक्सपेंडिचर्स आर 8700 बिलियन रुपीज, और इनमें से 3950 रुपीज मार्कअप पेमेंट में है, और इस मार्कअप पेमेंट में से 3439 बिलियन रुपीज सिर्फ डोमेस्टिक डेट के ऊपर मार्कअप पेमेंट के लिए। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लें तो हमें ये पता चलता है कि मार्कअप ऑन डोमेस्टिक डेट ये टोटल बजट का तकरीबन 39% बन रहा है। इसी तरह फॉरेन डेट के ऊपर 6% के करीब मार्कअप पेमेंट हो रही है। डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर 22% हो रही है, इंक्लूडिंग पेंशंस। और इसके अलावा बाकी चीजें, अगर आप यहाँ पे सिर्फ सिविल गवर्नमेंट के साइज को देखें तो वो 6% है, और बाकी उसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर्स है। तो ये सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा बल्क जो है वो जा रहा है किसमें? मार्कअप पेमेंट में। अब मसला ये है कि लोन लेने वाले हम सिर्फ अकेले नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री टेकिंग डेट। ये तो जापान ने भी ले रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ले रखा है, और उनके यहाँ डेट का प्रोपोर्शन हमारी निस्बत बहुत ज्यादा है। जापान का 250% ऑफ द जीडीपी के करीब है, यूनाइटेड स्टेट्स का 150% के करीब है। इसी तरह और बहुत सारी कंट्रीज है जिनका 100+ है। हमारे पास तो ये 75-76 के लगभग है, तो फिर इतना ये 40% ऑफ द बजट क्यों खा जाता है? अच्छा, अब ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखिए। अप्रैल 2018 में उस वक्त टोटल डोमेस्टिक डेट जो पाकिस्तान के ऊपर था, दैट वाज 16,400 रुपीज। उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट ने बजट बनाया, और उन्होंने इस डेट के ऊपर, जो डोमेस्टिक डेट था, इसके ऊपर मार्कअप पेमेंट के लिए तकरीबन 1400 बिलियन रुपए रखे। अच्छा, एक साल बाद आपका गवर्नमेंट चेंज हुई, द नेक्स्ट गवर्नमेंट टुक चार्ज, और अगला बजट उन्होंने तैयार किया। ये अप्रैल में बजट तैयार हो रहा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे अप्रैल को साइड कर रहा हूँ। तो उस वक्त उनके पास डेट हो चुका था 18,500। दिस वाज ए 14% इंक्रीज इन द डेट। जो जितना गवर्नमेंट के जिम्मे डेट था उसमें कितना इंक्रीज हो गया था एक साल में? 14%। मार्कअप के लिए उन्होंने रखे जी 2,531 बिलियन रुपीज। अब अगर आप यहाँ पे इंक्रीज काउंट करें तो वो बनता है 82%। अब ये बड़ा अजीब सी बात है कि डेट में सिर्फ 14% का इंक्रीज हो रहा है, मार्कअप में 82% का इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्यों हो गया? तो ये यहाँ पे इश्यू है। अब आप इससे नेक्स्ट ईयर में आप देखें, आपके पास डेट में इंक्रीज है तकरीबन 25% का, मार्कअप में सिर्फ 4% का। इन द नेक्स्ट ईयर इफ यू सी, तो 10% के करीब जो है वो आपका डेट इंक्रीज हो रहा है, 4%, 5% आपका मार्कअप इंक्रीज हो रहा है। तो ये कभी यानी डेट में जो इंक्रीज है वो बहुत हैवी है, और मार्कअप में उस प्रोपोर्शन से नहीं हो रहा, कभी इसका रिवर्स हो रहा है। तो ये वजह इसकी सारी क्या है? उसकी वजह है पॉलिसी रेट। अब अगर आप इस स्लाइड को देखें,
अप्रैल 2018 में आपका पॉलिसी रेट था 5.75%, एंड दैट्स वाई ये अगले साल तक क्या हुआ, उन्होंने मार्कअप को काफी जगह पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया, पॉलिसी रेट बिकेम 12.25%। इस वजह से डेट में सिर्फ 14% का इंक्रीज हुआ, लेकिन मार्कअप पेमेंट में 82% का इंक्रीज हो गया। उससे नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, कोविड की वजह से थोड़ी सी स्पेस मिली, तो आपका पॉलिसी रेट वापस 12.25 से 9% पे पहुंच गया। इस वजह से उन्हें जो अमाउंट यहाँ पे रिजर्व करनी पड़ी वो 4%, उसमें सिर्फ 4% का इंक्रीज हुआ। हालांकि आपके पास डेट 25% बढ़ गया था एक साल में, लेकिन मार्कअप में इंक्रीज उसकी निस्बत काफी कम हुआ। और इसी तरह आप लोग बाकी अगले सालों की भी फिगर्स देख सकते हैं। इन 2021 देयर वाज 10% इंक्रीज इन दी डेट, लेकिन उसके अगेंस्ट मार्कअप में इंक्रीज सिर्फ 5% था, इसलिए कि पॉलिसी रेट और कम हो गया था। मतलब ये कि ये सारी चीजें जो डेट की बढ़ने की स्पीड है या इसके ऊपर जो मार्कअप पेमेंट है, मसला इस वक्त हमारे पास क्या है, पाकिस्तान के बजट के साथ इस वक्त सबसे बड़ा मसला है ही मार्कअप पेमेंट। इतना बड़ा हम चंक उठा के 40% ऑफ द जीडीपी उठा के हम जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक डेट के ऊपर मार्कअप पेमेंट में दे देते हैं। तो ये डोमेस्टिक डेट के ऊपर जो मार्कअप पेमेंट है ये किसके साथ कोरिलेट कर रही है, किस पे डिपेंड करती है, वो सीधी बात है, वो डिपेंड कर रही है पॉलिसी रेट पे। तो अभी ये जो लास्ट हमारे पास बजट प्रिपेयर हुआ था जिसमें 3500 बिलियन के करीब रुपए रखे गए थे, एट दैट टाइम द मार्कअप वाज 13.75%। अब इन्होंने मजीद बढ़ा के उसको 15% कर लिया है। तो वो जो 3500 बिलियन हमने रखे हैं ना, वो भी ना काफी हो जाएंगे। ये जो एक्चुअल पेमेंट है वो शायद इससे भी काफी ऊपर जाएगी। ठीक, तो अब मसला ये है कि ये पॉलिसी रेट के साथ ये सारी चीजें रोटेट करती हैं। जैसे पॉलिसी रेट अप जाता है तो आपकी मार्कअप पेमेंट ज्यादा तेजी से राइज करती है, अगर वो डाउन जाए तो मार्कअप पेमेंट का इंक्रीज जो है वो सुस्त हो जाता है। तो फिर ये सीधी सी बात है, पॉलिसी रेट को थोड़ा सा हमें ज्यादा रियलिस्टिक एनालाइज करना होगा। इसको अप करने का फायदा क्या है, इसको डाउन करने में नुकसान क्या है, उसको देख के हमें काम करना होगा। अब अगर आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट उठा के देखें, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे पड़ी होती है हर साल की, बल्कि अभी तो साल में मेरे ख्याल में 6 से ज्यादा टाइम्स पे कर रहे हैं। पहले फ्रीक्वेंसी इसकी 2 महीने के बाद थी, अब उससे ज्यादा कर दिया है। ठीक, यहाँ पे वो क्या रीजन बतला रहे हैं, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज डेवलपमेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नोटेड दैट कंटिन्यूड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। वो रीजन बतला रहे हैं, ये नवंबर 2018 की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, उसमें वो रीजन बतला रहे हैं। उस वक्त उन्होंने पॉलिसी रेट को इंक्रीज किया था, तो क्या बतलाया उन्होंने, पहली रीजन जो वो काउंट कर रहे हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर, राइट। मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के करना क्या चाह रहे हैं, इन्फ्लेशन को कम करना चाह रहे हैं। ठीक, लेकिन हमारे पास असल में पिक्चर क्या आती है, यानी इसी तरह आप अगर इसके बाद की जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट उठा के देख लें, अभी लास्ट 1-2 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट का भी तज़किरा किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर साइटिंग इन्फ्लेशन एज ए रीजन फॉर दिस। और अब तो खैर जो हमारे पास स्टेट बैंक वाला लॉ गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशन की, उसके बाद तो इन्फ्लेशन ऑफिशियली एंड वो क्या कहते हैं लीगली वो प्राइमरी मैंडेट बन गया। जो इससे पहले जो सेंट्रल बैंक के मैंडेट होते थे उसमें 3-4 चीजें शामिल थी, उनमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी ग्रोथ है। तो अब जो लेजिस्लेशन हमने पास की उसमें इन्फ्लेशन ही को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बना दिया। जो दूसरी चीजें थी इसके अलावा उन सब को लिखा है विदाउट प्रीजुडाइज टू दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी उसकी तरफ आप तब जा सकते हैं जब आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इफेक्ट ना हो। तो दी प्राइस टारगेटिंग हैज बिकम द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके लिए जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो ऐसा टूल है जो दुनिया भर में फेल हो गया है। ये मैं आपको मतलब फेल हो गया आपका जी, कौन सा टूल? इंटरेस्ट रेट टूल। आई विल शो यू सम स्लाइड्स, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सी बात जो हमें यहाँ पे क्लियर हुई कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा डिसीजन है जिसकी कास्ट वो 10 बिलियन 20 बिलियन नहीं है, इसकी कास्ट ट्रिलियंस में है। हमें जो 3500 रुपीज
3500 बिलियन रुपीस पे करने पड़ रहे हैं, वो इस मॉनिटरी पॉलिसी के साथ एसोसिएटेड हैं। और यानी इसकी कास्ट जो है वो ट्रिलियन में चली गई। अब इसको हमें एनालाइज बहुत केयरफुली करना होगा, क्योंकि ये आधा बजट खा जाती है, 40% ऑफ द बजट इसमें चला जाता है, तो हमें इसको बहुत केयरफुली एनालाइज करना होगा। लेकिन हो क्या रहा है, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे एक भी एवेल्युएशन रिपोर्ट मौजूद नहीं है जिसमें मॉनिटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को जज किया गया हो। ये मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ। एंड आई वाज इन ए सेमिनार विद डॉक्टर महमूद हसन, हु वाज द हेड ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एट दैट टाइम ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो उनको मैंने इसी तरह कहा कि भाई आपकी वेबसाइट पे कोई रिपोर्ट नहीं है। वो कहते हैं, मैंने कहा अच्छा दिखा दें। तो वो लिटरली ही वाज अनएबल टू रिप्लाई एनीथिंग। Literally, I have searched a lot. I have explored entire website of the State Bank of Pakistan and I did not find any evaluation report. यानी हम जो 3500 बिलियन रुपीस की पेमेंट कर रहे हैं, ये 3500 बिलियन रुपीस विदाउट एनी ऑडिट कंज्यूम हो रहे हैं। आप इनका जरा साइज एज्यूम करें कितना बनता है। हमने अभी वो देखा कि जो गवर्नमेंट का, सिविल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं वो सारे कोई 500 बिलियन बनते हैं, जिसमें पूरी आपकी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, कैबिनेट है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, पार्लियामेंट एंड सेनेट एंड नेशनल असेंबली, और ये सारी चीजें मिला के, मिनिस्ट्रीज सारी मिला के, एंड फेडरल एजुकेशन डायरेक्टरेट और इस किस्म की सब चीजें मिला के, इन सब का बजट कलेक्टिवली वो 500 बिलियन बनता है। और हम लोग 3500 बिलियन उठा के मार्कअप पेमेंट में खुद से ही दे देते हैं बिकॉज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, विदाउट एवेल्युएटिंग दैट इसका कोई एडवांटेज हुआ भी है पास्ट में या नहीं हुआ, इस चीज को एवेल्युएट किए बगैर। अब अगर आप लोग स्टेट बैंक की वेबसाइट देखें तो वहां पे इंटरेस्टिंग चीजें, यानी इनकी एवेल्युएशन रिपोर्ट तो कोई नहीं मिलती, लेकिन वहां पे ऐसे डॉक्यूमेंट काफी सारे आपको मिल जाते हैं जो स्टेट बैंक की प्रैक्टिसेस को डिनाई करते हैं, जो ये कहते हैं कि स्टेट बैंक की प्रैक्टिस ठीक नहीं है। अब ये आपके सामने एक पेपर है जैसे फिलिप का, ये साहब कोई IMF के स्टाफ मेंबर हैं, और इन्होंने क्या लिखा है, आई शो दैट देयर इज नो ओवरवेलमिंग एम्पिरिकल एविडेंस दैट शॉर्ट term interest rate are inversely related to inflation। जो लॉजिक है स्टेट बैंक की फंक्शनिंग की वो यही है कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशनशिप है। जब आप लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है। लेकिन ये स्टेट बैंक की अपनी वेबसाइट पे एक IMF के स्टाफ मेंबर का पेपर पड़ा है, वो कहता है कि मुझे ऐसी कोई एविडेंस नहीं मिली। ठीक, अगर ऐसी एविडेंस नहीं मिली तो इसका मतलब क्या है, हम जो 3500 बिलियन की कास्ट पे कर रहे हैं वो उसका कोई फायदा नहीं है। यानी हम जो सिविल गवर्नमेंट है उसके एक्सपेंडिचर्स के 7 मल्टीपल्स के बराबर हम पैसे पे कर रहे हैं, हम कास्ट पे कर रहे हैं, लेकिन उस कास्ट के अगेंस्ट हम कुछ भी हासिल नहीं कर रहे। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक और पेपर है, दिस इज बाय सफिया शिब्बीर, शी इज ए स्टाफ मेंबर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इसने जो एक्सप्लोर किया वो कहती है कि इसकी फाइंडिंग्स यहाँ पे हैं कि this paper attempts to quantify the impact of monetary policy on small and medium enterprises, and basically she is saying that the dominant transmission channel in Pakistan is credit channel। क्रेडिट चैनल क्या कहता है, जब आप लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू दी प्रोड्यूसर वो कम हो जाती है, तो जब कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम होगी तो उससे क्या इफेक्ट होगा, सप्लाई कम होने से डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ेंगी। तो अब हो क्या रहा है इस वक्त, एक्चुअली जो इन्फ्लेशन है वो बहुत क्लियरली सप्लाई साइडेड है, और ये चीज सिर्फ मैं नहीं कह रहा,
this is what is said by the Christina Lagarde, who is now the president of European Central Bank. उसने कहा कि सेंट्रल बैंक के पास ऐसे टूल्स मौजूद नहीं है जिनके साथ हम इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। और हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुतअद्दिद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ये चीज उन्होंने एडमिट की है कि द करंट वेव ऑफ इन्फ्लेशन इज सप्लाई साइडेड। अब जब ये सप्लाई साइडेड है और फिर इनकी स्टाफ मेंबर ये कह रही है कि भाई पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है ये भी सप्लाई साइड से इफेक्ट करता है, दिस इज वर्किंग थ्रू द क्रेडिट चैनल, तो इसका मतलब है आप सप्लाई को मजीद जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मजीद उसको कंडेंस कर रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। अच्छा, ये आपके पास पिक्चर है व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन पाकिस्तान। यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है उसका इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2013। तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है 9.75 के लगभग था। उसके बाद जो है नून लीग की गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन जो है ये इन्फ्लेशन को शो कर रही है, दिस आल्सो वेंट डाउन। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ उसके साथ इन्फ्लेशन भी कम हुआ। फिर 2018 में फिर से गवर्नमेंट चेंज हुई एंड पीटीआई गवर्नमेंट टुक चार्ज। इसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया, इट वेंट अप टू 13.25%। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन में भी इसी किस्म का अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है आपको। फिर कोविड की वजह से 2020 में चांस मिला इनको इंटरेस्ट रेट कम करने का, इट केम डाउन टू 7% एंड इन्फ्लेशन आल्सो वेंट डाउन। और आजकल जो है वो मुसलसल इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो भी अप जा रहा है एंड इट इज नाउ अबाउट 25%। तो मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जैसे जैसे ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। इनकी होप ये है, इनकी जो विजडम ये है कि इससे इन्फ्लेशन कम होगा, उस मकसद के लिए वो बार बार जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। लेकिन एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, द क्वाइट अपोजिट थिंग इज हैपनिंग। जब जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में बेसिकली स्टेट बैंक को बहुत केयरफुली एनालाइज करने की जरूरत है, उन्हें ये इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, बिकॉज देयर आर द लॉजिक्स एट द अदर साइड एज वेल। एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स में ना वो जो जिस तरह से हमारे रिलीजियस लोगों के पास होता है फिरका बंदियां, तो इकोनॉमिक्स में इस तरह की फिरका बंदी है और लोग जो है वो अपनी फिरके की बात को सपोर्ट करने के लिए उसमें इतना आगे चले जाते हैं कि दूसरे किसी को एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं मिलती। अब मसलन एक साहब थे थॉमस टूक वाज इन 1840s 1840 में, और वो पहला बंदा है जिसने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पे बुक लिखी और उसने कहा कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। जब आप लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और उसकी लॉजिक उसने सिंपल सी लिखी कि भाई इंटरेस्ट रेट इज ए पार्ट ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और उसके बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम व्यू जो डेवलप हुआ वो इसके अपोजिट था। वो कहते हैं जब आप लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे लोग परचेजिंग कम कर देंगे, परचेजिंग कम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो एट द एंड यू विल सी लोअर इन्फ्लेशन। मतलब ये कि आपके पास दो साइडेड व्यूज हैं। एक व्यू जो है वो थॉमस टूक वाला है, वो कहता है कि अगर आप लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। द अपोजिट व्यू इज कि अगर आप लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। जब दोनों किस्म के व्यूज मौजूद हैं और दोनों हमें लॉजिकल फील होते हैं, दोनों की बैक साइड पे कोई थ्योरी मौजूद है, तो ऐसे में होना क्या चाहिए, स्टेट बैंक को बहुत केयरफुली एनालाइज करना चाहिए व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, असल में ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। ऑन ग्राउंड जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने यहाँ पे ग्राफ में हमें दिखाई दे रहा है। जब भी वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसके साथ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसका मतलब है थॉमस टूक वाली लॉजिक काम कर रही है, जो अदरवाइज मेन स्ट्रीम लॉजिक है वो काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में फिर स्टेट बैंक को पॉलिसी जो है वो बड़ी सोच समझ के बनानी चाहिए, इस तरह से बनानी नहीं चाहिए।
तो लेकिन वो लोग जो है ब्लाइंडली पॉलिसीज बना रहे हैं और उस पॉलिसीज के सबब हमारे बजट का 40% कंज्यूम हो जाता है। ये देखें, दिस इज क्वाइट पैथेटिक कंडीशन। हमारे पास फ्लड की वजह से क्या बना हुआ है कि हम लोग वो 10 रुपए के लिए मैसेजेस कर रहे हैं। वो आप लोग जब किसी को कॉल करें तो मैसेज आ जाए, वो आगे से ट्यून सुनाई देती है कि भाई 10 रुपए आप डोनेट करें गवर्नमेंट के लिए, इसलिए कि गवर्नमेंट ने वो जो फ्लड एक्सपेंडिचर है उनको मीट करना है। ऐसी सिचुएशन में जब आपको 10-10 रुपए भी मांगने पड़ते हैं, at that time we are paying 3500 billion rupees in the form of markup to the banks, and there are only 11 banks which are taking part in the business of this debt. Therefore what we are paying is going only to 11 banks. तो हम इतनी बड़ी inequality create कर रहे हैं by taking the policy rate so high. अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ऐसा सिर्फ हमारे पास नहीं होता, दुनिया भर में भी ऐसा होता है। ठीक है, ये सिर्फ पाकिस्तान की स्टोरी नहीं है, दुनिया में बेसिकली जब आपके पास इन्फ्लेशन ऑयल की वजह से आएगा या ऐसी कमोडिटीज की वजह से आएगा जो जिनकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग बहुत ज्यादा है, तो फिर डिमांड कंट्रैक्शन टूल सिर्फ उसी वक्त कामयाब होगा जब कोई बहुत बड़ा प्लेयर इसमें हिस्सा लेगा। अब ये आपके सामने ब्राजील की पिक्चर है। ब्राजील में 14% इंटरेस्ट रेट था इन 2017। उन्होंने इसको एग्रेसिवली कम किया और 2020 में उनका इंटरेस्ट रेट 2% पे आ गया। और आप लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन को देख रहे हो, ये इन्फ्लेशन की को रिप्रेजेंट कर रही है। इन्फ्लेशन भी इसी तरह से कम हो गया। अब 2021 के अवाइल में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स, और उसकी वजह से कुछ अरसे बाद गालिबन अप्रैल 2021 से ब्राजील ने इंटरेस्ट रेट को वापस इंक्रीज करना शुरू कर दिया। और आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ के अगर आखिरी पोर्शन को देखें, अप्रैल 21 से लेकर अप्रैल 22 तक ब्राजील में कोई भी रिडक्शन नहीं हुई इन्फ्लेशन में। ठीक, अब अप्रैल 21 के बाद बिग प्लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व हुए। अमेरिका जो बेसिकली ग्लोबल डिमांड का बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है, उसने अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया और एक्सपेक्टेशन बिल्ड की। उसकी वजह से डिमांड में कमी हुई, तो इन्फ्लेशन में कमी आपको ब्राजील में भी नजर आ रही है। ठीक, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी वही सिनेरियो है कि भाई अगर कोई छोटा मुल्क जैसे पाकिस्तान है, हम लोग अगर करना चाहें और इन्फ्लेशन ग्लोबल साइड से आ रहा हो, इन्फ्लेशन डोमेस्टिक ना हो, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनती। हम तो ग्लोबल डिमांड में कितना हिस्सा पे करते हैं, हमारा कितना हिस्सा है ग्लोबल डिमांड में? है ही कोई नहीं। ये तो ऐसे ही है कि जैसे बैरिया टाउन के पड़ोस में मेरे जैसा कोई टीचर जो है वो मकान इस डर से ना बनाए कि मैंने जमीन खरीदी तो प्लाट्स की प्राइसेस अप चली जाएंगी। तो बहरिया टाउन जैसे जाइंट की मौजूदगी में मेरे जैसे लोग जो है वो वहां पे क्या बेचते हैं, उनके वो डिमांड को क्या इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से है, जैसे पाकिस्तान अगर डिमांड को कम करने की कोशिश करता है इन द प्रेजेंस ऑफ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर बिग प्लेयर्स, तो वो ये इनका शेयर तो ग्लोबल मार्केट में 1% भी नहीं है। ये क्या चेंज करेंगे डिमांड को? तो यहाँ पे डिमांड में कमी होने वाली है नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने वाला है नहीं। इससे सिर्फ कास्ट ऑफ दी मार्कअप पेमेंट वो बढ़ जाएगी, और जो पैसे हमने पे करने थे गरीब किसानों को और जो हमने पे करने थे फ्लड विक्टिम्स को, वो हम उठा के बैंक्स को देते रहेंगे और ये हमारा नुकसान मुसलसल होता रहेगा। डॉक्टर साहब, इसमें जो वो पाकिस्तान वाले ग्राफ के अंदर भी मैंने देखा कि आखिर में डिप हो रहा है, तो ये आप कह रहे हैं कि ये जो बिग प्लेयर है, जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं जैसे यूएसए है, उनके इंटरेस्ट रेट से इसका ताल्लुक ज्यादा है, यही बात आप कह रहे हैं? यानी कि जो बहरिया टाउन है वो डिटरमिन कर रहा है प्राइसेस, और उसका ताल्लुक हमारे जो एक कोई इंडिविजुअल हाउस बनाने लेवल के साथ है। वो बेसिकली इश्यू ये है सर, यहाँ पे इन्फ्लेशन की एक बड़ी वजह पेट्रोलियम प्राइसेस हैं।
जब अमेरिका में उन्होंने डिमांड को कंट्रोल कर लिया तो पेट्रोलियम प्राइसेस डाउन चली गई। वो आप लोगों को पता है कि इट वाज अबाउट 125 एंड नाउ इट इज वेंडरिंग एट अबाउट $80 पर बैरल। ठीक है, तो वो जो इसकी प्राइसेस हैं ऑयल की, वो ड्राइव करती है इन्फ्लेशन को। इसी तरह फिर आपके पास एडिबल प्रोडक्ट जो है, एडिबल ऑयल स्पेशली, उसकी प्राइस बहुत कम हुई और कुछ दीगर चीजें हैं जिनकी डिमांड कम हुई। तो वो डिमांड जो है पाकिस्तान के अंदर वो ट्रांसमिट होती है डोमेस्टिक मार्केट में, उसकी वजह से जो आपको इन्फ्लेशन में आखिर में जाके जो एक डाउनफॉल नजर आता है वो उसकी वजह से है। तो अब अकील साहब, मैं अब आपकी तरफ आता हूं। आपने स्टार्ट में कहा था कि चंद बेनिफिशियरीज हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी या ये जो डेट से फायदा उठाते हैं, वो कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं? जी, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ समझ में आता है। अभी डार साहब आए और उन्होंने कहा कि बैंक्स जो है वो एलसी ऑफिशियल रेट से 10-8 रुपए ऊपर खोल रहे थे, और उनके आते ही उन्हें अंदाजा हुआ कि अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, तो उन्होंने अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया। हमारी रिच क्लास, असल में तो हमारी रिच क्लास, और ऑब्वियसली इसको फाइनेंशियल सेक्टर लीड कर रहा है, जिसको जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत डिटेल के अंदर बड़े अच्छे एनालिसिस किए हैं, इम्प्रेसिव थे। तो उससे भी हमें मालूम हो रहा है कि असल में जो फाइनेंशियल, ये जो 90s में जो डेवलपमेंट हुई है मॉनेटरी थ्योरी की, सारी दुनिया को बताया गया है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, इट कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फर्स्ट। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रीरेक हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। अब जो इससे फाइनेंशियल सेक्टर को बड़ा फायदा हुआ, और वहाँ जो है ग्रोथ फेनोमिनल हो गई, जैसे हमारे यहाँ बैंकों की और जो है दूसरी है। अब होना ये था कि पॉलिसी के जरिए, कंट्रोल के जरिए, ये जो बैंकों का जो प्रॉफिट था या जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो बूम आया, इसको शेयर करना था रियल सेक्टर के साथ, जो ऑब्वियसली उन्होंने नहीं किया। और यही अब जो है ना गैप है कि जहां से हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब और यानी अब मैं एक अगर सेंटेंस में तो इसको समेटने की कोशिश करूं, तो वो है हमारी रिच क्लास, और इसमें ऑब्वियसली बैंक्स लीड कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स भी हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हैं। आप अगर कराची के अंदर जो है एक आध दफा मुझे बात करने का मौका मिला, मनी जो है, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे जाना था जो है बाहर, तो वो मनी एक्सचेंज वालों ने बताया कि सबसे ज्यादा तो हमारे पास स्टेट बैंक वाले आते हैं, और हमें पता चल जाता है क्या होता है, और वो डॉलर खरीद रहे होते हैं। तो इस किस्म का, यानी दे आर द बेनिफिशियरी एंड दे आर पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग आल्सो। इनको मैं चंद लोग कह रहा हूँ। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने शायद पिछले साल के फिगर बताएं 3500 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट, हमारी जो प्रोजेक्टेड है इस साल की वो 3950 है। 3950 में 90% हम डोमेस्टिक इंटरेस्ट के ऊपर जो है इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सॉरी डोमेस्टिक लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि ये ज्यादातर हमारे ही लोग हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये है कि जो 11 बेनिफिशियरी बैंक है जिनको बैठे बिठाए विंडफॉल प्रॉफिट मिल रहा है, उनके ऊपर टैक्स जो है ना वो 80% लगा दिया जाए कम से कम इस प्रॉफिट पे जो बैठे बिठाए मिल रहा है। जी देखें, हमारा ये जो एज पॉलिसी मेकर काम तो है सिस्टम को स्मूथली रन करना। तो आप बहुत बड़े जो है अपना प्रोपोर्शन ऑफ सेक्टर को जो है ऑब्वियसली फ्रीज नहीं कर सकते। यानी मैं बात सजा से ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ जो है चीजों को स्मूथली रन करने की और जो है सिस्टमेटिक करने की। बाकी ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये एनालिसिस थे जो है डॉक्टर साहब के, जिसमें इन्होंने, अगर अगर मैं सही हूँ नहीं हूँ तो ये मुझे करेक्ट कर देंगे, इन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को जो है फॉलो नहीं कर रहा, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। तो यानी फीडबैक ये एक 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 किस्म की जो है रिवर्सल, रिवर्स डायरेक्शन में पोजीशन, या जो है जो फ्लो ऑफ रिलेशनशिप है। असल में इसको हमने थ्योरी में, डॉक्टर साहब यकीनन मुझसे ज्यादा जानते होंगे, इंटरेस्ट प्राइस पजल कहते हैं। और ये सारी दुनिया का एक फेनोमिना है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो पहला जो इम्पैक्ट प्राइस पर आता है वो शार्प प्राइस का आता है, बट दैट शुड बी वेरी ट्रांजिटरी। वो 3-4 महीने में, 6 महीने में ये फेज पूरा होना चाहिए। हमारी यहाँ बदकिस्मती से ये है कि ये शॉक आफ्टर शॉक का एक सिलसिला है। एक फेज पूरा नहीं होता इंटरेस्ट प्राइस पजल का कि अगला शॉक लग जाता है, और फिर उसका इम्पैक्ट अभी 6 महीने चलना होता है कि अगला शॉक आ जाता है।
तो ये इंटरेस्ट प्राइस पजल जो है ये सारी दुनिया में, और ये बड़ा अच्छा एक डिबेट है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की। हमारे यहाँ मसला ये है कि ये ट्रांजिटरी नहीं है, इसको नया ब्लड मिल जाता है आगे जाने के लिए। हर दफा एक शॉक लगता है नया, और उससे जो है ये इंटरेस्ट प्राइस पजल का जो रिवर्स डायरेक्शन में जो फ्लो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो प्राइस पजल है ये दिस वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर सिम्स हु इज नोबेल लॉरिएट। उसने ऑब्जर्व किया कि देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, और उसके बाद वो फिनोमेना काफी पॉपुलर हुआ। अब इश्यू ये है कि ये ट्रांजिटरी नहीं है, दिस हैपन्स इन क्वाइट लॉन्ग रन। जैसे मैंने आपको ब्राजील का ग्राफ दिखाया, अगर मैं दोबारा आपको शो करने की कोशिश करता हूँ, ये ब्राजील में 2017 में उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम करना शुरू किया। अब अगर हम मेन स्ट्रीम थ्योरी पे जाएं जो कहती है कि कुछ ट्रांजिशन के बाद इसका इफेक्ट वो यू विल सी इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन इन्फ्लेशन, तो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2017 से 2020 तक मुसलसल देयर इज डिक्रीज इन इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली। अच्छा, इसी तरह अगर आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स को डेटा को देखें, वहां पे रफली 2.5% के लगभग था इंटरेस्ट रेट, और फिर जब 2007 में वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उससे निपटने के लिए उन्होंने कम कर दिया इंटरेस्ट रेट, इट बिकेम 0.25% एंड इट रिमेन 0.25% फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। 2007 से लेकर 2017 तक 10 साल कंटिन्यूअसली आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25% रहा। अब होना यूं चाहिए कि आपने इंटरेस्ट रेट कम किया है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाए, लेकिन अगर आप लोग डेटा उठा के देखें यूनाइटेड स्टेट्स का, you will find that during all this period the inflation has been lower than the pre-global financial crisis period. तो वो बेसिकली इसका मेरे हिसाब से तो नॉमेनक्लेचर ही गलत है। इट शुड नॉट बी टर्म्ड एज प्राइस पजल बिकॉज it should be puzzle if there is no theory to explain this, but there is theory and the theory is very old, one of the oldest theory जो मैंने थॉमस टूक की थ्योरी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन की, वो तकरीबन 150 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है वो थ्योरी एग्जिस्ट करती है। तो एक थ्योरी की मौजूदगी में उसको पजल कहना ही नहीं चाहिए था, इट वाज बेसिकली ए कंपटीशन ऑफ टू थ्योरीज एंड Sims found that the theory of Thomson is valid and the mainstream theory which is called demand channel of monetary transmission mechanism that is not valid। तो ये यहाँ पे पजल का वो लफ्ज उस पे सूट ही नहीं करता। इसी तरह से पहले भी एक और बहुत बड़ी फाइंडिंग थी 1925 में, उसको कहा गया पैराडॉक्स, दैट वाज नॉट ए पैराडॉक्स एक्चुअली। तो बेसिकली थ्योरी मौजूद है अपोजिट साइड पे, दिस इज नॉट पजल। ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक जो है, इंटरेस्ट रेट इज ए पार्ट ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक वो लॉजिक है। उसके अलावा और लॉजिक्स भी हैं जो ये आपको बतलाती है कि कैसे इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। थ्योरीज एग्जिस्ट, तो उसकी मौजूदगी में जो है दिस इज जस्ट कंपटीशन ऑफ टू थ्योरीज एंड सिम्स फाउंड दैट द थ्योरी ऑफ टूक इज वैलिड। और आजकल की जो एविडेंसेस हैं वो भी तकरीबन इसी तरह से बता रही हैं, the demand channel works only when there are big players। यानी कि डिमांड चैनल उस वक्त वर्क करता है when there are big players, और सप्लाई चैनल dominates when there are ordinary scenario। जी, ordinary scenario में जो है ordinary हमारा जैसा सिनेरियो। तो आपके ख्याल में अभी आके जो हमारे नए वजीर खजाना है उनका कहना है कि वो डॉलर की वैल्यू भी कम कर देंगे और कीमतें भी कम कर देंगे, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी को तो हाथ लगा नहीं सकते उस लेजिस्लेशन की वजह से। तो और क्या टूल्स हैं इनके पास जो हमारे पास नॉन स्टेट बैंक वाले टूल्स कौन से हैं जिनसे हम ये काम की लिया जा सकता है? देखिए,
अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक, स्टेट का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसको अवाम के सामने जवाबदेह होना होगा। ये दुरुस्त है कि वो डायरेक्ट वहां से क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो फ्लोर पे ये बात तो कर सकते हैं कि भाई ये तुम्हारे बिहाफ पे इतनी ज्यादा कास्ट हम जो पे कर रहे हैं, इतनी ज्यादा हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक्स को, इसकी कोई कास्ट बेनिफिट एनालिसिस तो हमारे सामने रखी जाए। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में ना सिर्फ इसहाक डार बल्कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन वहां पार्लियामेंट में रेज कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, मेरे ख्याल में ये इनका जो नेचर वाइज इस टाइप के हैं कि ये कोऑपरेट करेंगे उसके साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और उससे उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी। तो बहरहाल बाय द एंड ऑफ टर्म अब ये जो हमारे पास जो नई लेजिस्लेशन है उसमें ये है कि आप नो अदर पर्सन कैन आस्क, लेकिन जो बैंक है उसको बहरहाल एट द एंड रिपोर्ट देनी है कि हमने क्या किया। तो अगर उस मैंने रिपोर्ट में आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या डार साहब ये कहें कि जो इनका जो विंडफॉल प्रॉफिट हो रहा है बैंक का, बगैर मेहनत के जो वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो वो पैसा कमा रहे हैं, और चूंकि वो गवर्नमेंट का पैसा है तो उसको टैक्स जो है ना 80% कर दिया जाए उनका। ये वो पैसा पॉसिबिलिटी वापस ले मौजूद है। लिया जाए, यानी कि 3500 बिलियन जो हम उनको दे रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट में, उसके ऊपर 80% लगा दें तो वो वापस आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, लेकिन इसमें एक और नुकसान होगा। यानी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का सिर्फ एक नुकसान नहीं है, एक से ज्यादा है। पर अगर एक आम आदमी मेरी तरह का कोई बिजनेस करना चाहे तो उसको तो कॉस्ट इतनी ज्यादा पड़ेगी ना, उसको क्या बेनिफिट होगा? दुनिया नहीं, भर में जब जॉब रिडक्शन गवर्नमेंट का होती है। एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा ना, जी, वो जो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर फर्ज करें मैं 3500 में से 300 बिलियन, 3500 3000 बिलियन जो है वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जी, गवर्नमेंट को इसमें लॉस कम हो जाएगा, वो तो अपनी जो उन्होंने पेमेंट की उसका बड़ा हिस्सा रिकवर कर तो लेंगे। ये सब्सिडीज देते लेकिन गवर्नमेंट। लेकिन जो पब्लिक के लिए है उसका क्या नहीं, होगा? फॉर एग्जांपल, नहीं तो इफ वो आई वांट टू डू 3000 बिजनेस। बिलियन की जो टैक्स 11 बैंकों पे लगाएंगे, उसके वो पेट्रोल में सब्सिडी दे दें, एनर्जी में सब्सिडी दे दें। इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि इनके पास, चूंकि अब पार्लियामेंट में मौजूद हैं दोनों हाउसेज में, तो लेजिस्लेशन को रिवर्स कर लें या रिलैक्स करवा लें। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। बहरहाल उसमें ये फला रहता है कि आपको सब्सिडी के नाम पे फिर वो आईएमएफ को और बाकी लोगों को कन्विंस करना फिर से मुश्किल होता है। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स की पूरी चेन होती है। तो बजाय उसके, अगर इस वक्त जो मुनासिब ऑप्शन ये है कि साइटिंग द फ्लड सिचुएशन, क्योंकि दुनिया में जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों को रिलैक्स किया जाता है। तो साइटिंग द फ्लड सिचुएशन, ये यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम कर लें और कहें कि इस वक्त हमने मुश्किल दौर में अपने पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, उसके लिए हमें ये रिलैक्सेशन चाहिए। दिस इज पॉसिबल। अकील बेग साहब, आपके ख्याल में क्या कोई जी सर, जी सर, फिस्कल ये और क्या मेजर्स हो सकते हैं जिससे काउंटर किया जाए? तो हाँ, मैं ही कह रहा था कि ये जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है स्टेट इशूड बाय स्टेट बैंक इन एंड अगस्त, इन्होंने 5 फैक्टर बताए हैं बिहाइंड हाई दिस हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। और ये इनमें एक्सटर्नल सेक्टर इनस्टेबिलिटी है, ऑब्वियसली इंपोर्ट बिल वाज अनसस्टेनेबल, इसमें फिस्कल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं एंड द फिस्कल कंसोलिडेशन एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो है डिसीजन बाय मेजर बैंक्स स्पेशली यूएस, और एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं। इसमें से जो एक्सपेक्टेशन चैनल है उस पर ऑटोमेटिक काम शुरू हुआ डार साहब के आने से, और अभी मालूम नहीं है क्या रुख इख्तियार करेगा, लेकिन हमें कुछ दिखाई दे रहा है। फिस्कल कंसोलिडेशन टोटली जो है डार साहब के हाथ में है, बल्कि काफी हद तक है। मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी का जो है एक कोऑर्डिनेशन होती है आपस में, तो 100% तो नहीं कह सकते। इसी तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो है जो डिसीजन हैं
एक्सचेंज रेट के थ्रू उसमें स्टेट बैंक है, मगर बहुत ज्यादा जो है इसमें जो है अपना स्टेक होल्डर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले। तो ये कहना तो ठीक नहीं है कि इनके पास करने के लिए प्लेग्राउंड कम है। इनके पास करने के लिए प्लेग्राउंड है, टाइम बड़ा कम है। ये टाइम जो असल में जो है ना, द टाइम इज रनिंग आउट फॉर टाइम। इन्होंने एनी हाउ इलेक्शन में जाना है एंड और मिड और नेक्स्ट ईयर, तो ऐसा टाइम नहीं महसूस हो रहा कि जिसके अंदर कोई जो है सीरियस कंसोलिडेशन हमें दिखाई दे। और टाइट और जो है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है, क्योंकि जब आपका बजट डेफिसिट 4% ऑफ जीडीपी से एक्सीड कर जाए तो आईएमएफ की कंडीशनलिटी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, और वो इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक इवल कहकर आपको ग्रोथ भूलने को कहते हैं। हम आप लोग सब्सिडी की बात कर रहे हैं, दी नहीं जा सकती, बहुत ज्यादा वहां से जो है रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि वो तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इजी होते हैं कट डाउन करने, वो वहां से आते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं आप रेवेन्यू बढ़ाएं, वो तो कहते हैं जी, रेवेन्यू बढ़ाएं, तो बढ़ाएं रेवेन्यू। हमने ऐसे ही रेवेन्यू 11 बैंक के ऊपर टैक्स लगा के रेवेन्यू बढ़ा दिया। लेकिन हमारा 70 साल का एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस से बढ़ सकता है, और हमारी, और जाहिर है अपना आप किसी से जूस उतना ही ले सकते हैं जितना उसमें मौजूद हो। तो नहीं, ये तो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बैंक्स के लिए हो सकती है ना। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, हो भी सकती है। और अभी मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसे रिवॉर्ड पहले मिलता है आजकल के मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम में, लेकिन वो खुद जो है डिटैच होकर बाकी इकोनॉमी से वो अपने प्रॉफिट एक्यूमुलेशन नहीं करते हैं, और उनके जो प्रॉफिट है उसके अंदर रियल सेक्टर को उन्होंने शरीक करना होता है, विच हैजंट बीन द केस इन पाकिस्तान सिंस डेकेड्स। तो यहाँ पर भी जो है ना काम हो सकता है, और लेजिस्लेशन के लिए टाइम कम है। तो अतीक साहब, ये जो बात आपने बताई है, जो स्टेट बैंक के नहीं समझ में आ रही, तो स्टेट बैंक को किसकी समझ में आ रही है? स्टेट बैंक अपनी विजडम तो यूज कर नहीं रहा। वो जैसे अकबर जैदी साहब ने पिछले दिनों फरमाया कि भाई यहाँ पे एक ही पॉलिसी है आईएमएफ, जो वो कहेंगे वही करेंगे। तो आपने बड़े बात को एक लफ्ज में कह दिया, यहाँ एक ही पॉलिसी है और वो है आईएमएफ। अच्छा, तो इससे निकलने के लिए तो सिर्फ यानी कि एक ही रास्ता है, वो ये है कि आईएमएफ से निकला जाए। देखें, ये जब आईएमएफ का अमूमन ये होता है, जब आप इनके साथ किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो इनकी दो कंडीशंस होती हैं। एक्सचेंज रेट को आप फ्री छोड़ दो और फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। अब जब डार साहब पिछले टेन्योर में आए तो वो भी आईएमएफ प्रोग्राम में गए, लेकिन ये दोनों बातें नहीं एक्सेप्ट हुई, इनको दोनों को किए बगैर। असल में आपके पास थोड़ी बहुत निगोसिएशन पावर होनी चाहिए, तो फिर कुछ ना कुछ मनवाया जा सकता है। इस वक्त निगोसिएशन के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वी आर सफरिंग ह्यूज क्राइसिस इन फॉर्म ऑफ फ्लड, तो उसको साइड करके आप रिलैक्सेशन ले सकते हो। लेकिन ये कि वो वही जो बात अकील बेग साहब ने की, टाइम बहुत थोड़ा है, और इतने टाइम में जो कम वक्त के लिए जब लोग आते हैं ना, तो उनको अक्सर लोग सीरियस नहीं लेते, तो शायद आईएमएफ भी यही करे। अच्छा, तो ये बात है। चले, तो आज हमने ये डिस्कशन किया पॉलिसी रेट का, और आपने सॉल्यूशन भी एक लफ्ज में बता दिया इसका। तो अब हम इसके ऊपर मजीद डिस्कशन किसी और वक्त करेंगे कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज जो हैं, ये हमें मिलता क्यों नहीं है डॉक्यूमेंट आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट होती है? कॉन्फिडेंशियल है, मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंशियल ज्यादातर कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है जी, आई थिंक सो। मुझे इसका नहीं, वो पुराने भी नहीं एग्जैक्ट एग्रीमेंट है वो तो होता है, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स वगैरह ओपन होती हैं, वो देखी जा सकती हैं। असल में सर जो फ्यूचर एक्शन होते हैं, और जाहिर है आईएमएफ के पास आप जाते जब ये जब आपको एक्सटर्नल सेक्टर इंस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हो, और आईएमएफ जब आपको जो है सपोर्ट देता है तो उसके साथ कुछ प्रोग्राम भी देता है अमल करने को, उसमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होते हैं, वो वक्त से पहले अगर मालूम हो जाएंगे तो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन चैनल शायद, यानी जो मुसीबत हमें अक्टूबर में आनी है, अगर वो मई में ही अनाउंस हो जाएगी
तो आप नेगेटिव जो है ना, जो है मैकेनिज्म ट्रांसमिशन के शुरू हो सकता है। वो इन्फ्लेशन जो हमें फॉर एग्जांपल अक्टूबर या नवंबर में फेस करनी है, वो मई में अनाउंस होने से शायद जून में ही हमें देखनी पड़ जाए। तो अगर मैं जो है इनका एडवोकेट हो जाऊं तो शायद ये पॉइंट इनके फेवर में कहा जा सकता हो। वैसे होना चाहिए, क्योंकि IMF जो सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी है, वो उसमें सबसे बड़ा जो है या सबसे अहम पॉइंट ही मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी है। वो कहते हैं कि आप जो है ना, आप जब आपका सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमस होगा तो उसके जो भी एक्शंस हैं, इवन मीटिंग मिनट्स भी आपको जो है उनको पब्लिक करें, ताकि लोगों को पता चल सके और जो बिजनेसमैन है, ये जो इकोनॉमी है, वो अकॉर्डिंगली अपने जो है प्लान को चेंज कर सके और उसके मुताबिक जो है पहले से एक्शन ले सके। तो IMF की अपनी तालीम यही है कि चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हों और वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए जो है इकोनॉमी। चले ठीक है अकील साहब, डॉक्टर अकील साहब, डॉक्टर अकील बेग साहब, शुक्रिया बहुत बहुत, आप आज थे यहाँ पे। और एक हमने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी देखी। मेरी रिक्वेस्ट होगी अतीक साहब से कि अगर ये प्रेजेंटेशन हमें भेजें तो, और उसमें वो जो खासतौर पर वो स्लाइड जरूर लगा लें कि जो 2 थेरीज हैं, और वो उसकी तिश्नगी रह गई मुझे देखने के लिए कि वो जो 2 फिरके जो हैं, एक वो जो ये कहता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट घटाने से इन्फ्लेशन कम होती है, और दूसरे वो जो जिनका ऑपोजिट व्यू है कि जो क्लासिकल व्यू है गालिबन कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होती है। तो उन थेरीज के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें तो शायद मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ये बात पहुंचाई जाए। तो ये बेसिकली सर ये पोस्ट केनेडियंस और जो है अपना ये न्यू क्लासिकल्स, ये इसमें डिबेट है। और डॉक्टर साहब, यानी मेरा था कि कभी सर से राब्ता होगा तो उनसे मैं पूछूंगा। ये बेसिकली जो है मॉनेटरी रिजीम चेंज जो है सजेस्ट कर रहे हैं, यानी इस सिस्टम के अंदर रहकर ये जो है अपना ये जो न्यू केनेडियंस या न्यू क्लासिकल सिस्टम चल रहा है, ये इसमें रहकर जो है सोल्यूशन सजेस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली जो है रिजीम चेंज जो है अपना, मसलन अगर आप इंटरेस्ट प्राइस को पजल ना कहें और इस पे परमानेंट थ्योरी माने, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि ये एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है विच इज अनफॉर्चुनेटली नॉट इन फैशन और पॉपुलैरिटी दीस डेज। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि दुनिया भर में ऐसे हुआ है, डोमिनेंट फ्रेमवर्क इस वक्त इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, लेकिन प्रैक्टिकली सब लोगों ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग को साइडलाइन किया है जब उनके पास प्रॉब्लम हुआ। 2020 में सब लोगों ने मॉनेटरी ईजिंग की, क्वांटिटेटिव ईजिंग को अडॉप्ट किया, और क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट फ्रेमवर्क है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के साथ। तो विदाउट explicitly stating that we are not following the इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, उन्होंने प्रैक्टिकली इसको साइड पे रखा जब उनके पास मसला था। तो हमें भी गालिबन ऐसे ही कर लेना होगा। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट पॉलिसी ही असल चीज। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत, मैं पॉइंट ले लिया है और आपकी प्रेजेंटेशन का इंतजार करूंगा और उसके इस्तेमाल की इजाजत भी चाहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपका पहले मैंने वो भी देखा था, एक वीडियो भी देखी थी, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू फॉर मेकिंग। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।